अगर तुम कभी उत्तर भारत के किसी सूने रास्ते पे भटक जाओ और सामने वाला गांव तुम्हें दूर से ही ठहरा हुआ सा लगे, तो समझ जाना वो जगह सामान्य नहीं है। सोनपुर भी ऐसा ही एक गांव था। चारों तरफ सूखे खेत, बीच बीच में झाड़ियों से भरा जंगल, और उस सबके बीच मिट्टी की एक पतली सी सड़क जो सीधे गांव के अंदर ले जाती थी। लेकिन सोनपुर की पहचान उनके घर नहीं, उनके लोग नहीं, उसकी पहचान थी काला बंगला, जो गांव के पश्चिमी छोर पर पीपल के पेड़ों से घिरा एक बहुत ही बड़ा और टूटा फूटा बंगला था। वो इतना पुराना था कि उसकी दीवारों का रंग पहचान में नहीं आता। लोग कहते थे दिन में भी उस बंगले के ऊपर सूरज की रोशनी कमज़ोर पड़ जाती है, और रात में वो बंगला जाग जाता है। गांव के लोग उस बंगले के आसपास गुजरते नजरें झुका लिया करते थे। बच्चों को सख्त मनाही थी कि उस रास्ते की तरफ कभी गलती से भी नहीं जाना। एक शाम गांव की बूढ़ी अम्मा अपने पोते को रोटी खिला रही थी। लड़की ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, अम्मा, वो जो घर है खाली, वो खाली क्यों है? अम्मा का हाथ हवा में ही रुक गया। उन्होंने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोली, बेटा, उस जगह का नाम दिन में भी मत लिया करो। क्यों अम्मा? अगर कभी मजबूरी में उस रास्ते से जाना पड़े तो भगवान का नाम 10 बार लेना, क्योंकि जो वहाँ की आवाज़ें सुन ले वो फिर कभी चैन से नहीं सो पाता। उस गांव में हर मध्य रात्रि को उस बंगले से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती। कभी ऐसा लगता जैसे कोई दीवारों को नाखूनों से खरोंच रहा हो। कुत्ते उस तरफ जाते ही पागलों की तरह भौंकने लगते, और सुबह की पहली किरण के साथ सब कुछ शांत हो जाता। इतनी गहरी खामोशी कि लोगों को अपनी सांसों की आवाज़ों से डर लगने लगे। इसी गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसका बचपन सोनपुर में बीता था, लेकिन पढ़ाई के लिए वो शहर चला गया। अब कई सालों के बाद डिग्री पूरी करके वो वापस गांव लौटा था। शहर की आदतें अभी भी उसके अंदर थी। भूत प्रेत कहानियाँ, इन सब पर वो ज़्यादा विश्वास नहीं करता। उस रात जब पूरा गांव सो चुका था और बाहर सन्नाटा पंख फैलाए खड़े था, राहुल की नींद अचानक टूटी। वो चौंक कर उठा। कौन? उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने करवट बदली और आंखें बंद कर ली। तभी फिर से वही आवाज़ एक बार फिर खिड़की के पास से आई। उसके शरीर में ठंड दौड़ गई। ये सपना नहीं था। राहुल धीरे धीरे खिड़की के पास गया। बाहर पीपल के पत्ते हवा में हिल रहे थे, और तभी दूर किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। ऐसी आवाज़ जिसमें दर्द, गुस्सा और कुछ ऐसा था जो समझ से भी परे था। इस रात वो सो नहीं पाया। सुबह होते ही राहुल ने अपनी दादी को सारी बातें बताई। दादी का चेहरा ये सब सुनते ही पीला पड़ चुका था। उस तरफ मत जाना बेटा, वो बंगला जिंदा है। दादी, आजकल कोई भी इन बातों पर यकीन नहीं करता। अभी सवाल मत पूछ। अगर फिर आवाज़ आए तो जवाब मत देना, और उस रास्ते की तरफ देखना भी मत। लेकिन राहुल के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। आखिर उस बंगले में ऐसा क्या है? अगली रात राहुल अपने कमरे से निकल पड़ा। पीपल के पत्तों की सरसराहट फुसफुसाहट में बदल रही थी, और तभी बंगले का फाटक अपने आप खुल गया। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक कदम अंदर रखा, और उसी पर किसी ने उसकी गर्दन के पीछे ठंडी सांस ली। उसके कानों में एक हंसी गूंजी। राहुल ने मुड़कर देखा। पीछे अब कोई नहीं था। राहुल का रोम रोम डर से कांप रहा था। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पे पड़ी। वहाँ सफ़ेद गाउन पहने एक लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखें काली पड़ चुकी थी।
उसके चेहरे पर सूखे खून के निशान थे। उसका शरीर मानो हवा में तैर रहा हो। राहुल की चीख निकल गई। वो दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। पीछे से ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन पर पड़ी और फिर राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह राहुल बेहोशी की हालत में बंगले के बाहर मिला। वो पागलों की तरह बस यही दोहरा रहा था। नैना, वो अब जाग चुकी है। उसी रात राहुल उस बंगले की तरफ एक बार फिर बेसुधों की तरह बढ़ चला। जो बंगला अभी तक खंडहर लग रहा था, वो अचानक किसी महल में बदल चुका था। मानो उस महल की संगमरमर की दीवारें रात से ठाठ का प्रतीक हो। राहुल चलते हुए एक कमरे के बाहर पहुंचा। जैसे ही वो अंदर गया, सफेद गाउन पहने एक लड़की रस्सी से टंगी हुई थी। अचानक उस लाश ने सर उठाया और पूरा माहौल डर से भर गया। महल जो अभी तक सोने की तरह चमक रहा था, वो अचानक दोबारा खंडहर बन गया। मेरी कहानी सुने। 15 साल पहले यह बंगला कभी राजा हरिवंश का था। वह अमीर, घमंडी और निर्दयी था। मैं एक नौकरानी थी, बहुत खूबसूरत, बहुत शांत। राजा की नजर मुझ पर पड़ गई। एक रात उसने मुझे इस बंगले के सबसे ऊपर वाले कमरे में बुलवाया। मैं उसका इरादा समझ चुकी थी, इसलिए उसी रात मैंने रस्सी से अपने प्राण त्याग दिए। मेरी लाश 3 दिन तक उसी कमरे में झूलती रही और जब उतारी गई तो मुझे किसी नदी के किनारे फेंक दिया गया। ना इन कोई पूजा हुई, जान कोई दाह संस्कार। मैंने शपथ खाई थी कि उस निर्दयी राजा के वंश के एक एक वारिस को खत्म कर दूंगा। सबसे पहले राजा हरिवंश पागल हो गया और एक रात उसकी लाश इसी बंगले के कुएं में मिली एक एक करके पूरा महल शमशान बन गया। अब जो भी इस बंगले में आएगा उसे मेरी मौत की पल देखनी पड़ती है। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। सुबह गांव वालों ने राहुल को पाया। उसके बाल रातों रात सफेद हो चुके थे, लेकिन नैना का गुस्सा अब पूरे गांव पर उतर रहा था। उसी रात गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक मासूम जानें जाती रही और सबसे भयानक बात ये थी, नैना अब अकेली नहीं। उस महल की सारी आत्माएं वहां जाग चुकी थी। उस रात सोनपुर गांव में कोई नहीं सोया। कुत्ते एक साथ चिल्ला रहे थे। आसमान में चांद खून जैसा लाल हो चुका था और काला बंगला वो मानो सांसें ले रहा हो। उसी रात चौकीदार गिरधर की चीख सुनाई दी। लोग दौड़ते हुए वहां भागे। गिरधर बंगले के फाटक पर लटका हुआ था, जैसे किसी ने उसकी गर्दन मोड़ दी हो। उसकी आंखों में खून भरा था। गांव में एक एक करके लोग मरने लगे। कोई कुएं में मिलता, कोई पेड़ से उल्टा लटका। रात में हर घर के बाहर किसी लड़की के चलने की आवाज आती। राहुल समझ चुका था, ये सब तब तक नहीं रुकेगा जब तक नैना की आत्मा के लिए पूजा न करवाई जाए। वो फिर से बंगले के अंदर गया। इस बार वो अकेला नहीं था, पूरे गांव वाले उसके साथ थे। तभी बंगले की दीवारों से खून टपकने लगा। अचानक वहां सैकड़ों लाशें आ गई। वहां गांव वालों ने जल्दी जल्दी नैना की आत्मा की शांति के लिए हवन कुंड जलाया। हवन कुंड के जलते ही अचानक सब कुछ शांत हो गया। पूजा संपन्न कराई गई और नैना की आत्मा देखते ही देखते हवा में विलीन हो गई। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।